आप सुन रहे हैं नाइट 130। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हुआ मेरे भाई हो, आप लोग छोटे यूट्यूब पर को सपोर्ट नहीं करते हो क्या? मैं पिछले 3 महीने से वीडियो अपलोड कर रहा हूं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। प्लीज यार सपोर्ट कीजिए, हमें आपके प्यार आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रघुवीर है और मैं उत्तर प्रदेश के हरिगांव नाम के एक छोटे से गांव में खेती करता हूं। मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा। खेत, अंधेरा, जंगल, सर्द रात, ये सब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। लेकिन उस साल की सर्दी में एक रात ऐसी आई जिसने मेरे अंदर का घमंड तोड़ दिया। जनवरी का महीना था। ठंड इतनी कि सांस से धुआं निकल रहा था। गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार थी और पिछले कुछ दिनों से कोई न कोई रात में खेत के बीच खड़ी फसल को गिरा जा रहा था। गांव वालों ने कहा नीलगाय होंगी। मैंने तय किया कि आज रात खुद रखवाली करूंगा। खेत के बीच मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, एक लालटेन, एक कंबल और एक डंडा। रात करीब 1:30 बजे मैं अलाव के पास बैठा था। पूरा इलाका कोहरे से ढका था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे खेत के एक कोने में कोई बहुत धीरे धीरे फसल के बीच चल रहा हो। आवाज इतनी हल्की थी कि अगर ध्यान ना दूं तो शायद सुनाई भी न दे। मैंने सोचा कोई जानवर होगा। मैं डंडा लेकर उस दिशा में बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा आवाज पीछे हटती गई। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैं चला, आवाज फिर चलने लगी। अब मेरे अंदर हल्की घबराहट होने लगी थी। मैं वापस झोपड़ी की तरफ लौटा ही था कि अचानक लालटेन की लौ छोटी होने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी लौ कांप रही थी और अगले ही पल बुझ गई। पूरा खेत अंधेरे में डूब गया। मैंने माचिस जलाई। छोटी सी रोशनी में मुझे लगा जैसे गेहूं की बालियां एक सीध में झुक रही हैं, जैसे कोई उनके बीच से गुजर रहा हो, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। फिर अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा है, मेरी सांसों के साथ अपनी ठंडी सांस मिला रहा हो। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन ठंड अचानक और बढ़ गई थी, इतनी कि मेरे हाथ सुन्न होने लगे। तभी दूर खेत के बिल्कुल बीचों बीच मुझे एक काली आकृति दिखाई दी। वो साफ नहीं दिख रही थी, बस कोहरे में एक लंबा सा साया। वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन अगले ही पल वो साया थोड़ा और ऊंचा हो गया, जैसे खिंच गया हो। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। गेहूं की बालियां बिना हवा के झुक रही थीं। और फिर मुझे साफ सुनाई दिया, यह जमीन मेरी है। आवाज चारों तरफ से आई, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, जैसे पूरा खेत बोल रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैं भागना चाहता था लेकिन पैर भारी हो चुके थे। वो काला साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन जहां से वो गुजरता वहां की फसल झुक जाती। मैंने डंडा उठाया और पूरी ताकत से उसकी दिशा में फेंक दिया। डंडा जमीन पर गिरा, लेकिन साया गायब हो चुका था। अचानक मेरे कान के पास फिर वही आवाज आई, बिल्कुल पास, अगली फसल तुम्हारी नहीं होगी। और उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पर जोर से धक्का मारा हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा था, सांस रुक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सीने के ऊपर कोई बैठा हो। मैं हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। आंखें खुली थीं, पर अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। और तभी खेत के चारों तरफ से एक साथ गेहूं की बालियां झुकने लगीं, जैसे कोई गोल घेरा बनाकर मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मेरी धड़कन अब कानों में सुनाई दे रही थी। अचानक सब शांत हो गया, इतनी गहरी शांति कि जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। फिर मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी और घसीटती हुई। वो मेरे पास आकर रुक गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर गर्दन घुमाई। कोहरे के बीच वही काला साया खड़ा था। अब वो पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था।
उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन हाथ असामान्य रूप से लंबे, उंगलियां नीचे तक लटक रही थीं। उसका चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां गहरा अंधेरा घूम रहा था, जैसे अंदर कोई खाली कुआं हो। वो झुका, इतना झुका कि उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ ही इंच दूर रह गया, और तब पहली बार मुझे उसकी गंध महसूस हुई। गीली मिट्टी और सड़ी हुई फसल की मिली जुली गंध। उसने धीरे से कहा, जोता है वो मेरा था। अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौंधी। यही खेत, यही जमीन 20 साल पहले मेरे पिता ने गांव के एक बूढ़े आदमी से खरीदी थी। लोग कहते थे उस बूढ़े का परिवार यहीं कहीं खत्म हो गया था। कोई ठीक से बताता नहीं था। साया फिर बोला, खून मिला है इसमें। मेरे हाथ की उंगलियां मिट्टी में धंस रही थीं। मिट्टी ठंडी नहीं, बर्फ जैसी थी। अचानक मेरे दाएं तरफ की फसल अपने आप नीचे दब गई, जैसे किसी भारी चीज ने उस पर कदम रखा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर बाएं तरफ, फिर पीछे। अब वो एक नहीं था, चारों तरफ कई साए खड़े थे, सब लंबे, सब चुप, और सब मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। मैं वही खेत देख रहा था, लेकिन फसल नहीं थी। जमीन काली थी, बीच में एक गड्ढा था, और उसमें कोई दफनाया जा रहा था। एक आदमी चीख रहा था, ये जमीन मेरी है। उसकी आवाज वही थी जो अभी मेरे कान में गूंज रही थी। अचानक मेरी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले मेरे आसपास खड़े थे। किसी ने कहा, रघुवीर तू रात में खेत के बीच बेहोश मिला। मैं उठकर बैठा। खेत के ठीक बीच गोल घेरा बनाकर पूरी फसल झुक रही थी, जैसे रात में कोई वहां खड़ा रहा हो। मैंने उस जगह की मिट्टी हाथ में उठाई। वो बाकी खेत से ज्यादा काली थी। उस दिन के बाद हर रात मुझे वही सपना आने लगा। वही गड्ढा, वही आदमी, वही आवाज। जो बोओगे वही काटोगे। और फिर एक रात मेरे घर के आंगन में रखी मिट्टी की बोरी अपने आप फट गई। उसमें से गेहूं नहीं, काली गीली मिट्टी निकली, और उस मिट्टी में उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब मुझे समझ आ गया था, वो खेत सिर्फ जमीन नहीं था, वो किसी की कब्र थी, और हमने उस पर फसल बो दी थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगली सुबह जब मैं खेत पहुंचा तो बीचों बीच खड़ा एक काला पुतला दिखाई दिया। मैंने वो पुतला नहीं लगाया था, गांव में किसी ने भी नहीं लगाया था। वो खेत के ठीक बीचों बीच खड़ा था, जहां पिछली रात फसल गोल घेरा बनाकर झुकी थी। पुराने कपड़े, काला कुर्ता और सिर पर फटा हुआ सफेद गमछा। लेकिन सबसे डरावनी बात उसका चेहरा था। चेहरे की जगह मिट्टी लिपटी हुई थी, और जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां 2 गहरे गड्ढे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने असली आंखें निकालकर वहां अंधेरा भर दिया हो। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल भारी होता जा रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी, पक्षियों की आवाज तक नहीं। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धसी हुई थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज रात भर वहां खड़ी रही हो। मैंने हिम्मत करके उसका गमछा पकड़कर खींचा। गमछा नीचे गिरा और मेरा खून जम गया। उस मिट्टी से बने चेहरे पर धीरे धीरे दरार पड़ने लगी। दरारें फैलती गईं और अंदर से काली गीली मिट्टी रिसने लगी। फिर उसी मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अब तू बोया गया है। मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैंने नीचे देखा, जमीन पर गेहूं की बालियों से बना एक निशान था, गोल घेरा, और मैं ठीक उसके बीच में खड़ा था। अचानक मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। मैं संभलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जमीन नरम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे खाली जगह हो। और फिर मुझे साफ महसूस हुआ, नीचे से किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया है। बर्फ जैसे ठंडे हाथ,
मैं जोर से चिल्लाया। गांव की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ कसती जा रही थी। तभी दूर से मेरे बेटे की आवाज आई, बाबा। आवाज सुनते ही वो पकड़ अचानक छूट गई। मैं पूरी ताकत से खेत से बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा, पुतला गायब था। वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था, जैसे किसी को अभी अभी दफनाया गया हो। उस दिन के बाद मैंने वो खेत बेच दिया। लोगों ने कहा मैं डर गया। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। जिस आदमी की चीख मैंने देखी थी, जिसे उस जमीन में जिंदा दफनाया गया था, उसका नाम था हरिराम। और वही बूढ़ा आदमी था जिससे मेरे पिता ने ये खेत खरीदा था। गांव में अफवाह थी कि उसके अपने बेटों ने लालच में उसे खेत में ही गाड़ दिया था। मामला कभी साबित नहीं हुआ। जमीन बिक गई और कहानी खत्म हो गई। लेकिन कुछ कहानियां जमीन के नीचे खत्म नहीं होती। और फिर मैंने उस खेत में कभी दोबारा खेती करने की सोची भी नहीं थी, क्योंकि आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस शहर, किस गांव से हैं।